डायमेंशन में देर आर, इधर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, देर इज 7 क्रिस्टल सिस्टम जिनके बारे में हम बात करेंगे, एंड देर आर 14 ब्रेविस लैटिस। There are 7 crystal systems and 14 Bravais lattice. So unit cell classification in 3 dimension अगर आपको चाहिए तो आपको 6 पैरामीटर्स की जरूरत होगी. We need 6 parameters. So for 3 dimension space lattice, so अगर हम एक यूनिट सेल को देखें या एक क्रिस्टल को देखें तो आपको ये कुछ इस तरीके से आपने ये बना दिया. Let's say this is the x-axis. ऊपर की तरफ y एक्सिस है और बाहर इधर जो आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे, दैट इज द z एक्सिस. तो आपको 6 पैरामीटर्स जो चाहिए वो कौन कौन से हैं? तो आपको चाहिए, एक तो आपको चाहिए लेंथ a, तो ये भी a हो जाएगा. देन इसको अगर आप कह देते हैं b, तो ये ऊपर की तरफ यहां तक का लेंथ हो जाएगा c. नाउ एंगल बिटवीन a एंड b, a एंड b के बीच में जो एंगल है इसको आप कह दीजिए अल्फा. a और b के बीच में जो एंगल है इसको अगर आप कह रहे हैं अल्फा. b और c के बीच में जो एंगल है इस एंगल को अगर आप कहते हैं बीटा. देन c और a के बीच में जो एंगल होगा या a एंड c के बीच में जो एंगल है इस एंगल को कह रहे हैं आप गामा. तो 3 लेंथ पैरामीटर्स चाहिए और 3 एंगल के पैरामीटर्स चाहिए. टोटल 6 पैरामीटर्स चाहिए होगा अगर एक यूनिट सेल को आपको बताना है 3 डायमेंशन में. सो वी कैन राइट हियर 6 पैरामीटर्स are required A, B, C, edge length, इसको क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस भी कहते हैं, क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस. और 3 हमें एंगल के पैरामीटर्स चाहिए, अल्फा, बीटा एंड गामा. दे आर नोन एज क्रिस्टेलोग्राफिक एंगल्स. अल्फा, बीटा, गामा नोन एज क्रिस्टेलोग्राफिक एंगल्स. सो 7, यहां तक नोट करिए. So there are 7 primitive unit cell in crystal. 7 प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल आप देखने को मिल सकता है. जैसे एक होता है क्यूबिक यूनिट सेल. अब क्यूबिक यूनिट सेल जो होगा इसके अंदर में आप देखेंगे दैट a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी तीनों लेंथ बराबर है, एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री. इसको कहते हैं क्यूबिक यूनिट सेल.
तो बहुत सारे ऐसे टाइप होता है क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल इज द मोस्ट सिमेट्रिक, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, दिस इज द मोस्ट सिमेट्रिक टाइप ऑफ यूनिट सेल। और कई सारे ऐसे हैं सब्सटेंस जो इस क्रिस्टल में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कॉपर, जिंक सल्फाइड, KCl, NaCl का क्रिस्टल, आयरन, एल्यूमिनियम। सो कार्बन डायमंड can also be said to be of this type. Then क्यूबिक यूनिट सेल में हमें सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, ये तीन टाइप के हमें यूनिट सेल देखने को मिल सकते हैं। क्या होता है ये आगे बात करेंगे, आप फिलहाल इसको बस नोट कर लीजिए। दिस वाज क्यूबिक यूनिट सेल। देन सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट सेल इज टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल, सो टेट्रागोनल यूनिट सेल में हम देखते हैं दैट A equal to B, which is not equal to C, and the angles A equal alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree. दिस इज टेट्रागोनल यूनिट सेल। और इसके एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो टिन, वाइट, वाइट टिन, देन टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड कह सकते हैं इसे, जिंक ऑक्साइड, यूरिया, एंड सिंपल क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड। दो टाइप के हमें यहाँ पे, और दो टाइप के हमें नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल इसके अंदर में देखने को मिल सकते हैं। टेट्रागोनल यूनिट सेल कहलाएगा। नेक्स्ट टाइप है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। सो इन ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल आपको देखने को मिलता है दैट A is not equal to B is not equal to C and alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर आपने देखा हो, अगर ऑर्थोरोम्बिक देखा है हमने रियल लाइफ एग्जांपल से? नहीं देखा है, देखा है कि नहीं देखा है? एग्जांपल है रोम्बिक सल्फर, CaCO3, आर्गोनाइट फॉर्म, BaSO4। ये बस मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, याद नहीं करना आपको इसको, बस आप देख लो। KNO3, PbCO3, देन सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ये तीन टाइप इसमें देखने को मिल सकते हैं। ऑर्थोरोम्बिक अगर आपने नहीं दिखा है तो मेरे पास एक एग्जांपल है, वेट करो थोड़ा सा, नोट करो यहां तक।
तो इसको ऐसे इमेजिन कर देखो, जैसे कोई भी एक बॉक्स है, जैसे मैच स्टिक का बॉक्स है, तो इसमें आप देखिए ज़रा इसको, तो इसका अगर इधर से मैं देखूं, जैसे ये वाला लेंथ है ए, और ये उधर ऊपर की तरफ है ये बी, और ये जो हाइट है ये सी हो जाएगा, ए बी सी। एंगल देखिए 90 डिग्री यहाँ पे, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल, तीनों अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों अलग अलग हैं, ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो ये एक ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है, राइट। ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको दिखाई देगा। देन अगला लिखिए इसके आगे, रोम्बोहेड्रल। समझ में आया ये वाला ऑर्थोरोम्बिक वाला स्ट्रक्चर? तो रोम्बोहेड्रल में आपको देखने को मिलेगा दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा रोम्बोहेड्रल। और इसमें हम एग्जाम्पल अगर लिखें, NaNO3 ICl CaCO3 कैल्साइट, देन HGS सिनाबार, ये ओर होता है मरकरी का, एंड सिंपल क्यूबिक फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा ये रोम्बोहेड्रल। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बट 90 डिग्री नहीं हो सकता ये। रोम्बस से डिराइव्ड है रोम्बोहेड्रल। Then next one is hexagonal. This is hexagonal close packing. A इक्वल टू बी दिखेगा आपको, विच इज नॉट इक्वल टू सी। तो सी जो है वो ये वाला हाइट है, तो ए और बी दीज आर इक्वल, बट दिस इज ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू सी। एंड एंगल अगर हम देखेंगे तो देखने को मिल जाएगा हमें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री। एंड एग्जाम्पल है इसके ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, CDS, मैग्नीशियम का क्रिस्टल PbI2, and this is अगला होगा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक फॉर्म, ना मोनोक्लिनिक फॉर्म में
कुछ इस तरीके का। इसके अंदर में ए इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी से होगा। और एंगल की बात करें अगर, तो अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंड एग्जांपल्स इसके होंगे मोनोक्लिनिक सल्फर, देन PbCrO4, बोरैक्स का स्ट्रक्चर दैट इज Na2B4O7 dot 10H2O, then Na2SO4 dot 10H2O, and this is found in simple cubic and body center. Found in simple cubic and body center. Then last one, seventh one is triclinic. ट्राइक्लिनिक फॉर्म में A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, मतलब एंड दिस इज नॉट अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए इनमें से कोई भी। सो सब अलग अलग है यहाँ पे पैरामीटर्स। सो तो कुछ इस तरीके का, क्योंकि सारे पैरामीटर्स अलग अलग हैं, दिस इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल फॉर्म। और इसके एग्जाम्पल K2Cr2O7, then CuSO4 copper sulfate dot 5 hydrate H3BO3, and this is found in सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक को आप SC भी लिखते हो, सिंपल क्यूबिक, या कई जगहों पे सिर्फ S लिखेगा। नोट करें यहां तक। सो मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म इज द cubic unit cell and most unsymmetrical form is the triclinic form। सब कुछ अलग होगा जब, तो उसको ट्राइक्लिनिक फॉर्म कहेंगे, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल कह सकते हो आप इसे। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। अब यूनिट सेल आपको अगर किसी क्रिस्टल में डिसाइड करना है तो किस तरीके से होगा। सो द जो पॉइंट है वो ये है, द सराउंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी lattice point in a lattice should be exactly identical। The surrounding of each and every lattice point in a lattice should be exactly identical। ये
आप कुल मिला के ये कहना चाह रहे हो दैट ऑल लैटिस पॉइंट आर इनडिस्टिंग्विशेबल। यानी सारे लैटिस पॉइंट एक जैसे होने चाहिए, सारे एटम आपके एक जैसे होने चाहिए और एक जैसी दूरी पे होने चाहिए। हम ये बात कर रहे हैं जहां पे सिर्फ एक ही तरीके का एटम हमारे पास क्रिस्टल के अंदर में है, यानी कि हम वैंडरवाल सॉलिड की बात कर रहे हैं, मेटालिक सॉलिड की बात कर रहे हैं और कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड की बात कर रहे हैं। अब यूनिट सेल जो है उसको डिसाइड करने के दो तरीके हो सकते हैं। देखिए, यूनिट सेल जो होगा, एक तो आप ले सकते थे इसे प्रिमिटिव टाइप का, और दूसरा होगा नॉन प्रिमिटिव टाइप। हम ये जानते थे कि प्रिमिटिव का मतलब वो है जहां पे सिर्फ कॉर्नर्स पे आपके एटम्स मौजूद हैं। नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर के अलावा और भी पॉइंट्स पे प्रेजेंट हो सकता है। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होगा वो, उसको अगर आप देखोगे, यहां चाहो तो आप लिख सकते हो लैटिस पॉइंट ओनली एट कॉर्नर। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का टाइप है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में एटम्स या लैटिस पॉइंट्स जो होंगे वो हर कॉर्नर वाले पॉइंट पे होंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और एक ये 8। ओके, तो ये हो कहलाता है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ये, जिसमें लैटिस पॉइंट्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स। लैटिस पॉइंट्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स, इट इज अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होंगे जहां पे लैटिस पॉइंट will be at corners as well as some other location। तो नॉन प्रिमिटिव सेल को आप फर्दर डिवाइड कर सकते थे 3 पार्ट में। नॉन प्रिमिटिव को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता था। सो एक हो जाएगा हमारा बॉडी सेंटर, देन सेकेंड वन इज फेस सेंटर्ड, एंड थर्ड वन is end centered unit cell। बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। सो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को देखिए जरा आप, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सो कॉर्नर्स पे तो लैटिस पॉइंट है ही, इसके अलावा बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे, यहाँ पे बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच, यानी कि क्यूब के बीचों बीच अगर एक पॉइंट, अगर एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है तो इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी कि लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर्स एंड एट body center, corners and body center, and this is found in cubic, tetragonal, orthorhombic and monoclinic। अच्छा, इसके पहले जो प्रिमिटिव में आपने देखा था सिंपल क्यूबिक, ये कहां देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलेगा, लिख लीजिएगा, फाउंड इन ऑल क्रिस्टल सिस्टम। हमने ये देखा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हर क्रिस्टल सिस्टम में आपको देखने को मिल जाएगा। देन
हाँ, तो हम लिख रहे थे क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा बॉडी सेंटर। देन फेस सेंटर्ड नाम से मतलब समझ में आ रहा है कि एक ऐसा यूनिट सेल है ये जहां पे कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट है ही, उसके अलावा एटम्स या लैटिस पॉइंट बोलना चाहिए, ज्यादा अच्छा टर्म रहेगा, लैटिस पॉइंट प्रेजेंट हो अगर कॉर्नर्स के अलावा फेस पे। अब फेस क्या होता है, तो एक क्यूब के देर आर 6 फेसेस, जैसे ये एक फेस है, देखिए ये जो है ये एक फेस है। तो हमने ये देखना है कि कॉर्नर पे तो आपने लैटिस पॉइंट होना ही चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गए 8 कॉर्नर। इसके बाद ये जो ऊपर वाला फेस है इसके बिल्कुल सेंटर पे है, तो ये ऊपर वाला फेस जो है एक ये स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर के बिल्कुल बीच में। ये फेस जो है इसके बीच में, इधर जो फेस है इसके बीच में, ये फेस है इसके बीच में, और ये पीछे वाला देखो, पीछे वाला जो स्क्वायर था इसका, और ये आगे वाला जो है इसका। तो ऐसे 6 फेसेस हैं। तो 6 फेसेस में हर फेस का सेंटर पे आपको एक एक लैटिस पॉइंट लगा देना है, इसको कहेंगे आप फेस सेंटर। तो आप लिख सकते हैं कि लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ पे भैया, तो लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर्स एंड द एंड ईच फेस सेंटर, कॉर्नर्स एंड ईच फेस सेंटर। एंड ये आपको देखने को मिलता है फाउंड इन क्यूबिक एंड ऑर्थोरोम्बिक system, found in cubic and orthorhombic system. Next is end centered. So end centered unit cell में आपको ये देखने को मिलेगा कि कॉर्नर्स के अलावा कॉर्नर्स के अलावा आपको एंड पे यानी कि दो अपोजिंग एंड्स यानी दो अपोजिंग फेसेस, जैसे एक फेस का सेंटर ये और एक फेस का सेंटर ये, इन दो पॉइंट्स पे अगर देखने को मिल रहा है दो अपोजिट फेस सेंटर्स पे, ये दो अपोजिट ये तो भी हो सकते थे, सामने और पीछे वाला वॉल भी हो सकता था, तो कोई भी हो सकता था, कोई भी दो अपोजिट फेसेस में अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इसे कहते हैं एंड सेंटर। तो यहाँ पे 6 फेस सेंटर की जगह सिर्फ 2 फेस सेंटर हैं और वो दोनों अपोजिट होने चाहिए, तो इसको एंड सेंटर्ड कहते हैं। सो वी कैन राइट हियर दैट लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर्स एंड ओनली टू अपोजिट फेसेस। और कहाँ मिलता है, सो दिस इज फाउंड ओनली इन ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। ओके, सो ऑर्थोरोम्बिक वाले में हमने जो लिखा था ऑर्थोरोम्बिक है, इसके अंदर में आप एक और जोड़ लो, ऑर्थोरोम्बिक में आप एक और जोड़ लो ईसी, एंड सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में एंड सेंटर्ड आप और जोड़ लीजिए एक। ओके, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, ये 4 होंगे ऑर्थोरोम्बिक में। तो ये हो गया एंड सेंटर्ड। तो ये हमारे यूनिट सेल्स के टाइप हैं, सिंपल क्यूबिक, देन दैट इज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल, देन देयर आर नॉन प्रिमिटिव जैसे कि बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ओके, नोट कर लिया हमने।
एक एग्जांपल लिख रहे थे हम। द लैटिस पैरामीटर्स ऑफ अ given crystal are a equal to b equal to and c equal to the three coordinates are mutually perpendicular to each other, the crystal is tetragonal, b orthorhombic, monoclinic, and d trigonal. Next example. Triclinic unit cell has following cell dimensions. Option A not equal to B equal to C, and ओके। सो लैटिस पैरामीटर्स में हम ये देखेंगे ए बी सी तीनों अलग अलग है और तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। सो ए नॉट इक्वल, सो दिस इज बेसिकली ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। किस में होता है ये? सो दिस इज द ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। देन ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल मैंने बताया मोस्ट अनसिमेट्रिक है। यहाँ पे लेंथ पैरामीटर्स तीनों अलग होंगे, एंगल पैरामीटर्स तीनों अलग होंगे, दैट मीन्स द आंसर इज सी। अच्छा, याद कैसे रखे हम कि 7 जो हमारे पास यहाँ पे प्रिमिटिव यूनिट सेल के टाइप थे उनको याद कैसे रखे? तो उसका एक तरीका देख लो। आप याद रखोगे कैट और HMT, कैट और HMT, ठीक है। सो कैट दैट इज क्यूबिक, ए स्मॉल ए लिखा है उसको छोड़ दो, T इज फॉर टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, R से रोम्बोहेड्रल, H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक एंड T से ट्राइक्लिनिक। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर हियर। इस तरीके से आप चाहो तो याद रख सकते हो कि आपके 7 कौन कौन से प्रिमिटिव यूनिट सेल के क्रिस्टल्स थे।
Then example, which of the following is not found in cubic system? Option A, simple cubic. Option B, body centered cubic. Option C, face centered cubic. And option D, end centered cubic. Excellent. So basically सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड जनरली हमारे क्यूबिक सिस्टम में मिलते हैं. एंड सेंटर्ड क्यूबिक जो है वो नॉर्मल क्यूबिक सिस्टम में नहीं मिलेगा. सो द आंसर इज डी, एंड सेंटर्ड क्यूबिक. सो क्यूबिक क्लास में हमारे पास तीन तरीके के हमारे पास होंगे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक. ओके, देन इसके आगे हम समझेंगे contribution of an atom to a unit cell, to a lattice point, to a unit cell. ओके, सो बेसिकली हम ये समझना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मान लीजिए एक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में there is an atom completely at the body center. So इस एटम का या इस लैटिस पॉइंट का कितना कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के अंदर में होना चाहिए. सो दिस एटम इज कंप्लीटली इनसाइड. तो क्योंकि ये कंप्लीटली इनसाइड है, राइट, बॉडी सेंटर सो completely inside. So contribution यानी कि इसका कितना इसको कंसिडर करें हम एटम के अंदर में या इस यूनिट सेल के अंदर में, इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा भाई. तो कंप्लीटली इनसाइड है तो कंट्रीब्यूशन पूरा होना चाहिए. सो कंट्रीब्यूशन में आप ले लोगे इसको 1, यानी पूरा का पूरा ये अंदर है. देन लेट्स से अगर एक एटम है हमारे पास फेस सेंटर पे, तो फेस सेंटर पे यहां कहीं पे है लेट्स से, ओके, इस फेस पे. सो कितना कंट्रीब्यूशन एटम के अंदर है, इसका कितना कंट्रीब्यूशन अंदर होगा. दिस इज फेस सेंटर. तो आप ऐसे इमेजिन करो कि एक वॉल है, आप जिस रूम में हो उस रूम का एक वॉल इमेजिन करो और उस वॉल के ऊपर एक आपने ऐसा बॉल लगा दिया है दीवार के अंदर, बिल्कुल आधा बॉल दीवार के एक तरफ है
और आधा बॉल दीवार की उस तरफ है और आपकी दीवार का विड्थ मान लीजिए 0 है, तो कितना कंट्रीब्यूशन उसका होगा इनसाइड द रूम, और इस क्यूब के अंदर में कितना कंट्रीब्यूशन इसका अंदर होना चाहिए। तो भाई सीधी सी बात है, आप इस वॉल पे लगा रहे हो अगर, तो आधा इसका अंदर होगा आधा बाहर होगा, यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 1/2, हाफ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? फेस सेंटर पे अगर है तो उस एटम का हाफ इनसाइड है हाफ आउटसाइड है, तो जो हाफ इनसाइड है वो कंट्रीब्यूशन उसका कंसिडर होगा, और जो हाफ आउटसाइड है उसका कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे हम लोग। यूनिट सेल के लिए हम देख रहे हैं, यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं। देन अगर हम एक एज सेंटर की बात करें, एज सेंटर, एज सेंटर हमें अगर नहीं पता क्या होता है तो देख लीजिए। तो अगर ये यूनिट सेल है तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है एज, इसी तरीके से ये एक एज है, ये एक एज है, तो दीज आर द एजेस। अब इस एज के जैसे इस वाले एज को देख लीजिए, इस एज के बिल्कुल सेंटर पे आपने एक एटम रख दिया, ओके। या अगर यहां पे है मान लो, तो वो कैसा दिखाई देगा आपको, ये एक फेस है, देन पीछे एक फेस है, ये इसके बीच में मैं यहां जानना चाहता हूं कि एज सेंटर का कितना कंट्रीब्यूशन होगा यूनिट सेल के अंदर। यानी आपको बस इतना समझना है कि कितना हिस्सा उस एटम का यूनिट सेल के अंदर है। तो आप ऐसे इमेजिन करो, एक बॉल है आपके पास में, ठीक है, उस बॉल को आपने ऊपर से 4 पार्ट्स में कट कर दिया है, जैसे एप्पल कट करते हैं हम लोग घर लाते हैं, तो एप्पल को 4 पार्ट्स में कट किया, तो उसका एक हिस्सा जो है, 4 पार्ट्स में से एक पार्ट जो है वो आपका यूनिट सेल के अंदर है, बाकी के 3 पार्ट्स आउटसाइड है। तो इस एटम के लिए ये एक हिस्सा अंदर है, बाकी के 3 हिस्से बाहर हैं। तो एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन होगा इन द यूनिट सेल, एक का 4 हिस्सों में से एक हिस्सा अंदर है, सो दिस इज 1/4। सो एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4 हो जाएगा। ओके, मैं नेक्स्ट जानना चाहता हूं कि अगर हमारे पास एक एटम है कॉर्नर पे, कॉर्नर पे एक एटम है हमारे पास, इसका कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए यूनिट सेल के अंदर। कॉर्नर पे जो एटम है इसका कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो आप जहां बैठे हो उस रूम को इमेजिन करो कि वो हमारा यूनिट सेल है, और और अगर आप जिस रूम में बैठे हो उसको यूनिट सेल इमेजिन करोगे, तो उसमें देखो ऊपर 4 कॉर्नर्स हैं और नीचे 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। अब एक कॉर्नर पे अगर एक एटम आपने रख दिया है, तो उस कॉर्नर, याद रखना कॉर्नर आपका सेंटर है, और उस सेंटर के फिर आपको एक रेडियस लेके एक स्फीयर इमेजिन करना पड़ेगा। अब वो जो स्फीयर है उसका कितना पार्ट आपके रूम के अंदर है, या अगर आप इस यूनिट सेल के अंदर बैठे हुए हो इमेजिन करो, तो कितना हिस्सा इस एटम का इनसाइड द यूनिट सेल होना चाहिए, कितना हिस्सा इसका इनसाइड द यूनिट सेल आएगा। राइट, इमेजिन हो रहा है। आप यहां पे जो देखो, इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली बना पाऊं, तो यहां पे ये इतना, ये इतना, और ये इतना हिस्सा अंदर है, बाकी पूरा का पूरा बाहर है। तो ऐसा है कि जो स्फीयर था उसका आधा हिस्सा तो पहले ही ऊपर निकल गया है, यानी ये ऊपर वाला हिस्सा तो पहले ही निकल गया। फिर उसके बाद कॉर्नर पे और आपने 4 पार्ट में स्प्लिट कर दिया इस तरीके से, तो ये वाला एक हिस्सा है आपके पास। राइट, अंदर में कितना है, ये वाला एक हिस्सा,
और उसके भी ऊपर से आपने स्लाइस कर दिया है। तो एक तरीके से आपके पास ये एटम का हाफ था, ये हाफ हिस्सा नीचे की तरफ था, और उसमें से भी फिर आपने 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। तो पहले ही आपने हाफ कर दिया था जो बाहर था, फिर उस हाफ में से फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1/8। कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8। इमेजिन करो ना, कॉर्नर है आपके पास एक, तो इस कॉर्नर पे अगर एक एटम हो तो यूनिट सेल के अंदर कितना आएगा? तो ऐसे अगर मैं 8 पार्ट्स कर दूं तो उस 8 पार्ट्स में से एक पार्ट अंदर आना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? ये वाला हिस्सा ये कितना है, एक एक स्फीयर का ये कितना हिस्सा है? सो दिस इज 1/8 टाइम्स 1/8 इमेजिन हो रहा है ये। सो इसका बेस्ट तरीका है, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम को एक क्यूब इमेजिन करो, और उस क्यूब को फिर आप अपना यूनिट सेल इमेजिन करो। तो आप मान लो कि आप यूनिट सेल के अंदर बैठे हो, और वहां से फिर आप देख रहे हो किसका कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। नोट कर लिया हमने यहां तक? ओके, एक एग्जांपल लिखते हैं फिर हम। इन अ फेस centered cubic arrangement of A and B atoms whose A atoms are present at the corners of unit cell and at the corners of the unit cell, and B atoms at the face center, at the face center, and full stop के बाद one of the A atoms is missing from one corner in unit cell. So formula of compound is option A, A7B3, option B, AB3, option C, A7B24, and option D, A2B3. सॉल्व करो और बताओ आंसर। तो देखिए क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमारा जो एटम, जो यूनिट सेल है, उसको ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। और इस यूनिट सेल में क्या कह रहा है कि ए एटम जो है ना वो प्रेजेंट है कॉर्नर पे, और बी एटम प्रेजेंट थे फेस सेंटर पे। तो कॉर्नर थे कितने आपके पास में? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो देयर वर 8 कॉर्नर्स, और हर कॉर्नर में, हर कॉर्नर पे जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 था। यानी इस पूरे एटम का सिर्फ 1/8 हिस्सा अंदर था, और ऐसे 8 कॉर्नर्स थे। अब कहता यह है कि वन ऑफ द ए एटम इज मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर। एक कॉर्नर आपको वैसे ही हटा देना है, तो बचे कितने कॉर्नर्स? 7। और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/8। देन बी एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर। तो ऐसे फेसेस कितने थे? 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 फेसेस थे, और इस फेस सेंटर का, यहां पे जो है फेस सेंटर, इसका कंट्रीब्यूशन कितना था? सो यूनिट सेल के अंदर में इसका था हाफ कंट्रीब्यूशन, और ऐसे थे कितने? तो 6 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, नंबर इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन 6 इंटू 1/2। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा यूनिट सेल में, जो फॉर्मूला होता है क्रिस्टल का, वही फॉर्मूला आ जाता है, क्योंकि यूनिट सेल
आपको पूरे क्रिस्टल का एक तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा है मिनिएचर फॉर्म में। तो ए 7/8 हो जाएगा, थोड़ा मैं ऊपर कर दूं इसको। ए 7/8 हो जाएगा और बी 6/2 यानी कि 3। ओके, अब आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A7 B24, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट एग्जांपल नोट कर लीजिए। इन अ यूनिट सेल, A atoms are found to occupy the corners and B atoms are found to occupy face centers. Find formula of compound. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा चीजें क्लियर कर लेते हैं। ए एटम्स कहां पे हैं? कॉर्नर्स पे। कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं लिखी, यानी मान के चलेंगे सारे के सारे कॉर्नर्स पे होने चाहिए। देन बी एटम्स आर एट द फेस सेंटर्स, बहुत अच्छी बात है। सो देयर वेर इन अ यूनिट सेल देयर वर 8 कॉर्नर्स और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। एक बार आपने समझ लिया कि हाँ 1/8 कंट्रीब्यूशन है कॉर्नर का, एज सेंटर का 1/4 है। इमेजिन होते जाना चाहिए आपको एज सेंटर, जब मैं कह रहा हूं तो आपको एक एज इमेजिन होना चाहिए और उस पर एक क्यूब होना चाहिए, फिर आप दो साइड से वॉल बनाओगे एज पे, तो आपको पता चलेगा 1/4 हिस्सा अंदर आ रहा है। देन फेस सेंटर पे 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, और अगर बॉडी सेंटर पे है तो पूरा का पूरा अंदर होगा, और वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन आपको फिर 1 लेना है। ये आपको अब याद कर लेना है। याद क्या कर लेना है, समझ में आ गया है तो हो गया होगा अब तक याद। फेस सेंटर थे हमारे पास 6, और कंट्रीब्यूशन अगर डाउट हो रहा है आपको कि कितने फेस सेंटर थे तो आप क्यूब ड्रॉ कर लो। तो 6 फेसेस थे, या फिर अपना रूम ही में देख लो, रूम में कितने फेसेस हैं देखो। एक एक जो नीचे है, एक ऊपर छत, और 4 दीवारियां, मतलब 4 दीवार, एक छत है और एक फ्लोर है। इसको अगर आप एक क्यूब इमेजिन करो तो 4 कॉर्नर के फेस, सॉरी 4 दीवारों के फेस, और एक छत का फेस, और एक बॉटम का, फर्श का। तो ये हो जाएगा 6, और कंट्रीब्यूशन है 1/2, तो ये आ जाता है 1, ये आ जाएगा 3। सो द फॉर्मूला इज AB3। नेक्स्ट एग्जांपल। In an ionic solid, A atoms are at the corners, B atoms are at half
of the phase centers and C at 3/4 of edge center. Find the formula. So A atoms are at the corners. A atoms are at the corners, ठीक है? And B atoms are at the half of face center. And C atoms are at the 3/4 of edge center. तो कॉर्नर्स थे कितने? 8 कॉर्नर्स थे और हर का कॉन्ट्रीब्यूशन था 1/8. हाफ ऑफ द फेस सेंटर, तो 6 फेस सेंटर्स थे, उनका हाफ, और हर का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच इज 1/2. 3/4 ऑफ द एज सेंटर. अब एज सेंटर कितने, जरा काउंट करो. एज सेंटर कितने हैं, काउंट कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो ये हो गए 12. लेकिन अपने को कितना चाहिए, 3/4 ऑफ द 12. एंड ईच एज सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, दैट वाज 1/4. तो हमारे पास आ जाएगा A 1 एंड B 3/2, C 9/4. तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना चाहते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हो जाएगा A4 B6 C9. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे. So if A atoms are present at the corners, B atoms are present at half of face centers, and C atoms are present only at alternate edge center. So find the formula of the compound. So A atoms का contribution हो जाएगा 8 into 1/8. B atoms half of the face center, तो 1/2 into 6, और हर का contribution था 1/2.
C atoms are only at the alternate edge center. क्या होता है alternate edge center का मतलब? तो इसका मतलब हुआ कि इस पे अगर है तो अगले वाले पे नहीं होगा, एडजेसेंट पे नहीं होगा, उसके अगले वाले पे होगा, फिर उसके नेक्स्ट पे नहीं है, उसके एडजेसेंट अल्टरनेट पे, फिर इसके नेक्स्ट पे नहीं है अल्टरनेट, एक छोड़ के। तो ये हो जाएंगे हमारे पास कितने, 4, और हर का कॉन्ट्रीब्यूशन था 1/4। सो दिस बिकम्स A1, B 3/2 and C1, that is A2, B3, C2. This will be the formula. ओके, एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। Now A atoms are at 6 corners. B atoms are at all face center and remaining corners, जो बचे हुए कॉर्नर है वहां पे भी है। एंड C atoms are only at edge center which are diagonally opposite. So A atoms are present at 6 corners. So 6 into 1/8. B atoms are at all the face center. That is 6 into 1/2 plus remaining corners. Now, what are the remaining corners? तो 6 कॉर्नर तो यहां हो गए, बचे कितने कॉर्नर थे? 2। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था कॉर्नर का? देन C एटम कहां प्रेजेंट है यहां? So C atom is present only at edge center which are diagonally opposite. तो एक अगर एज सेंटर यहां है तो दूसरा एज सेंटर ये होना चाहिए, डायगोनली अपोजिट। इसके अलावा एडजेसेंट नहीं चलेगा, अल्टरनेट नहीं चलेगा। तो दो ही पॉसिबल है, तो सी हो जाएगा 2 into 1/4। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है A 3/4, B, इसको जरा सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 13/4 एंड C 1/2। That gives A3, B 13, C2. Next example. A compound has cubical, unit cell,
having A atoms present at 6 corners, B atoms at remaining corners, and only those phase centers which are not opposite to each other, and C atoms are present at remaining phase center and body center. Then find first part, formula of compound. Then second हमें चाहिए density. If edge length is 2 angstrom, edge length of unit cell is 2 angstrom, and given है आपको atomic mass of X equal to 40 AMU, Y 60 X कर दिया मैंने, A करो इसको, A is 40 AMU, B is 60 AMU, and C 80 AMU. Atomic mass of A is 40 AMU, B is 60 AMU, and C is 80 AMU. So, A atoms are present at 6 corners, तो 6 into 1/8 हो गया. Then B कह रहा है are present at remaining corners, बचे कितने, 2 corner बचे, contribution 1/8 plus only those face centers which are not opposite to each other. सिर्फ वही फेस सेंटर आप लेंगे जो अपोजिट नहीं है एक दूसरे के. तो मान लीजिए आपने ये एक फेस सेंटर से शुरू किया, तो ये हो जाएगा, ये इसका नेक्स्ट है, अपोजिट नहीं है, और एक ये सामने वाला, ये इस वाले पे, ये 3 होंगे, ये अपोजिट नहीं है. इसके अलावा देखो, इसके पीछे वाला देख रहे हो, तो ये फर्स्ट वन का ये अपोजिट है, ये अपोजिट, तो 3 ही ऐसे आ सकते थे फेस सेंटर की वजह से, विच आर नॉट अपोजिट, तो 3 हो गया, तो 3 into 1/2. Now C atoms are present at the remaining phase center, तो 3 बचे, 3 into 1/2, and body center, body center कितना था, 1, और कंट्रीब्यूशन उसका कितना था, 1. तो फॉर्मूला क्या आ रहा है यहां पे देखिए, A 6/8, B इसको आप ऐड करिए जरा, तो ये आएगा 7/4, एंड C कितना आ रहा है देखिए, ये आएगा 10/4. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, दिस इज A 3/4, B 7/4, C 10/4. और अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज A3, B7, C10. अब आते हैं डेंसिटी कैलकुलेट करने पे. सो डेंसिटी एज वी नो इज मास अपॉन वॉल्यूम. थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं मैं इसे, यहां ऊपर अगर मैं लिख दूं मास ऑफ यूनिट सेल, और नीचे लिख दूं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल के लिए अगर मैं डेंसिटी निकाल लूं, तो वो सेम डेंसिटी पूरे के पूरे क्रिस्टल के लिए अप्लाई होनी चाहिए, बिकॉज यूनिट सेल की प्रॉपर्टी हमारी क्रिस्टल की जैसी थी. तो मास ऑफ यूनिट सेल था कितना, अब देखो आपको फॉर्मूला तो ये दिख रहा है,
लेकिन यूनिट सेल में एक्चुअली कितना था, तो ए 3/4 था एक यूनिट सेल में, बी 7/4 था, सी 10/4 था। पर क्योंकि आपको डिनोमिनेटर नहीं चाहिए था इसलिए सिंप्लीफाइड फॉर्म है, बट यूनिट सेल में कितना था, तो वो था फर्स्ट वन। तो मास ऑफ यूनिट सेल में आप देखेंगे कि 3/4 ए है, और ए का कितना मास था, देखो ये था 40 AMU प्लस बी 7/4, मास कितना था इसका 60, सी कितना था 10/4 और इसका मास था 80। ये हो गए इतने AMU में मास हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल देखिए, एज लेंथ दे रखा है आपको यूनिट सेल का, ये है 2 एंगस्ट्रॉम। तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं, या हाँ सेंटीमीटर में, बिकॉज डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ग्राम पर ml में होता है, ml मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं इसको कर लेता हूं सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हो जाएगा a क्यूब, बिकॉज इट इज अ क्यूब। सो दिस इज, ऊपर में हो जाएगा 3/4 × 40, अभी मैं इसको नहीं कर रहा कुछ, 7/4 × 60 प्लस 10/4 × 80, और a क्यूब हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ क्यूब, और ये आ जाता है AMU सेंटीमीटर क्यूब में। तो मुझे AMU नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था ग्राम। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद आना चाहिए यहाँ पे, कि 1 AMU कितना था, इट वॉज 1.66 × 10⁻24 ग्राम। तो एक यूनिट सेल का वेट AMU में इतना था, ग्राम में अगर मुझे चाहिए तो इसको आप जरा ऊपर को सॉल्व करो, तो ये आ जाता है 335 इंटू 1 AMU की जगह रखूंगा 1.66 × 10⁻24, और ये नीचे सॉल्व करके लाओ 8 × 10⁻24, आंसर आ रहा है ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या पर ml लिख दूं इसे, सेंटीमीटर क्यूब। 10⁻24 से 10⁻24 हो गया, बाकी आपको मल्टीप्लाई करना है इसे, राइट। तो ये आ जाता है 69.8 ग्राम पर ml।